नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में अफ्रीका कॉन्टिनेंट को शुरुआत में 5 मिनट पढ़ेंगे। उसके बाद इस पर बेस्ड 115 करीब में एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं आज आपको करवाऊंगा। अगर अफ्रीका से क्वेश्चन आएगा तो इसी से पूछा जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो अभी मैं आपको करवाऊंगा, अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सवाल आएगा तो इस वीडियो के फैक्ट से ज़रूर जुड़ा हुआ होगा, और जो कि पूछा ही जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सवाल सबसे ज़्यादा किसी भी पीसीएस या यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग इस पर कम ध्यान देते हैं। डिटेल में देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक। और देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से कर्क रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा तीनों के तीनों गुजरते हैं। पहला फैक्ट क्या हो गया, कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा तीनों ही यहाँ से गुजरते हैं। पहला फैक्ट तो यही हो गया। यहाँ से समय रेखा भी गुजरती है, जो गिनी की खाड़ी में, इसको गिनी की खाड़ी कहा जाता है, यहाँ पर एक दूसरे को काटती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, एक तरफ इसके अंध महासागर, जिसको अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है इंग्लिश में, वो है। दूसरी तरफ हिंद महासागर है। ऊपर भूमध्य सागर है। यहाँ पर लाल सागर आपको दिखेगा। इसका विस्तार बहुत ही ज़्यादा है और इसमें सबसे ज़्यादा देश मौजूद हैं दुनिया में। कहीं पर किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा देश हैं, तो अफ्रीका में ही सबसे ज़्यादा देश मौजूद हैं। अगर हम लोग भूमध्य सागर की बात करेंगे तो यहाँ पर बॉस्फोरस की जल संधि है, जिब्राल्टर की जल संधि है। जिब्राल्टर की जल संधि है जो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। यहाँ पर स्वेज कनाल है। स्वेज कनाल के द्वारा ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ा गया है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ा गया है। यहाँ पर बाब अल मांडेब है। बाब अल मांडेब है जिसके द्वारा अरब सागर लाल सागर के साथ में जुड़ा हुआ है। ये अफ्रीका है। यहाँ पर ये एशिया महाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ है। एशिया महादेश के साथ बाई सी एंड बाई लैंड दोनों ही जुड़ा हुआ है। यूरोप के साथ में बाई सी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जिब्राल्टर की जल संधि मौजूद है। अफ्रीका के अगर ज्योग्राफी को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसका फिजिकल मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। फिजिकल मैप भी होगा और मैं आपको कुछ देशों के पहले नाम भी बता दूंगा। ये अफ्रीका का फिजिकल मैप है। इसमें जो गहरे रंग से आपको रंगे हुए भाग दिख रहे हैं, ये सब पाठारी प्रदेश हैं। ये सब पाठारी प्रदेश है। पाठारी प्रदेश अधिक होने के कारण से यहाँ पर दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेश माना जाता है। इसको सबसे समृद्ध कॉन्टिनेंट माना जाता है। यहाँ पर खनिज संसाधन दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं पर है तो यही है, इसलिए इसको फ्यूचर का कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। आने वाले समय में, आने वाले 500 साल, 400 साल या 300 सालों के पश्चात दुनिया में अगर कोई राज करेगा तो अफ्रीका ही करेगा। इसको मदर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। मदर कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसानों का सबसे पहला आवास जो है, सबसे पहला जो बस्ती है, और यहीं पर मिलता है हमें। और पूरे दुनिया भर में जो इंसान आज आपको दिखते हैं वो अफ्रीका से ही माइग्रेट करके जगह जगह पर गए थे, सेपियंस, जिसके पश्चात से पूरे दुनिया में इंसानी आबादी फली फूली है। यहाँ पर आपको माउंट एटलस दिखेगा। अफ्रीका का उत्तरी भाग जो है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान मौजूद है। यहाँ पर आपको ज्वालामुखी पर्वत भी दिखेगा और दुनिया की बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी जल धारण कैपेसिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ऐसी नदियाँ भी हैं यहाँ पर। दुनिया के जितने बड़े मटेरियल हों, जितने इम्पोर्टेंट खनिज हों, सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन इसके फिजिकल मैप की जगह पर अगर आप पॉलिटिकल मैप को एक बार और देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जितना सही तरीके से अफ्रीका के देशों का मैप में बाउंड्री डिसाइडेड है, उतना दुनिया में किसी भी कॉन्टिनेंट में आपको नहीं दिखेगा। भारत चीन की बाउंड्री या यूरोप में किसी देश की बाउंड्री बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्केल पर खींचा हुआ लाइन जैसा नहीं दिखेगा आपको।
ये क्यों है? औपनिवेशिक देशों ने पूरे अफ्रीका को, जो पहले एक ही हुआ करता था, इसको अपने अपने हितों के हिसाब से बांटा। तो ये उनके द्वारा खींची गई लाइनें हैं, ये उनके द्वारा खींची गई स्ट्रेट लाइनें हैं। उन्होंने कागज़ पर बैठ करके अफ्रीका के देशों को बनाया, जिस कारण से आपको दिखेगा कि इनकी लाइनें बहुत ही अच्छे तरीके से स्केल पर, जैसे लग रहा पेन और पेंसिल से बनाया गया हो, इस तरह आपको दिख रहा होगा। तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, और फिजिकल मैप मैंने आपको दिखा दिया। कुछ 2-4 फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, देन हम लोग MCQ शुरू करेंगे। अफ्रीका के देश जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है, गैबॉन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये दोनों अलग अलग देश हैं, दोनों अलग अलग देश हैं। युगांडा, केनिया, सोमालिया, साओ टोम और प्रिंसेप, ये ऐसे देश हैं जहाँ से अफ्रीका में इक्वेटर गुजरती है, विषुवत की रेखा गुजरती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये इक्वेटर का लाइन है। एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, एक इक्वेटर के बगल में एक देश है जिसको कहा जाता है इक्वेटोरियल गिनी, विषुवतीय गिनी। लेकिन विषुवतीय गिनी नामक देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। अफ्रीका में द्वीपीय देश भी हैं, जैसे मेडागास्कर है, जैसे यहाँ पर और भी छोटे छोटे कई सारे द्वीप हैं जो अलग अलग छोटे छोटे देश हैं, जैसे सेशल्स है, जैसे मेडागास्कर है, जैसे मॉरिशस है। ये सब के सब स्वतंत्र देश हैं। यहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। इक्वेटोरियल गिनी से मकर रेखा, कर्क विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। भूमध्य सागर से लगने वाले देश जो हैं, यहाँ पर देखिएगा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र, ये भूमध्य सागर के तट पर स्थित देश हैं। कर्क और मकर रेखा के बारे में पढ़ने के पश्चात से हम लोग शुरुआत से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? तो ये 4 देश आते हैं, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। ये 4 देश जो हैं, इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश कहा जाता है। ये 4 देश हैं यहाँ पर। अगला जो है इसमें वो कौन सा है? तो वो है आपका कि भूमध्य रेखा किनारे कौन कौन से देश हैं? तो मिस्र है, अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, देन लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और मोरक्को। अल्जीरिया क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। तो 2-4 फैक्ट्स याद रखिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं MCQ को। मैप मैंने आपको दिखा दिया है, ताकि मैप आप रख लें दिमाग में, याद होना चाहिए कई सारी चीज़ें। फैक्ट्स गुरु, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। कई सारे सवाल बहुत आसान होंगे, कई सारे सवाल कठिन भी होंगे। ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक हल कीजिएगा। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा है, जो पृथ्वी की सतह का 6% और कुल भूमि का 20.4% हिस्सा कवर करता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसका आंसर अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, और उसके पश्चात से अफ्रीका का स्थान आता है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इससे काफ़ी छोटे हैं, इसलिए अफ्रीका का स्थान दूसरे स्थान पर आता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अफ्रीका को मातृ महाद्वीप को क्यों कहा जाता है? अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया है। तो यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, सबसे अधिक पुराना है, इसमें सबसे ज़्यादा देश हैं, यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यह सबसे पुराना बसा हुआ महाद्वीप है, इसीलिए इसको मदर कंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पुराना बसा हुआ महाद्वीप है। जो इंसानी आबादी आज आपको पूरी दुनिया भर में दिखती है, चाहे भारत हो, यूरोप हो या अमेरिका हो, सभी जगह पर इंसान यहीं से प्रवास करके गए हैं, तब जाके वहाँ पर इंसानी आबादी फली फूली है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि ग्रीनविच मेरिडियन अफ्रीका के किस हिस्से से गुजरता है? ग्रीनविच मेरिडियन अफ्रीका के किस हिस्से से गुजरता है? पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण का अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, मध्य का अफ्रीका। इसका आंसर सभी को पता होगा, ये जो है पश्चिम अफ्रीका के हिस्से से गुजरता है। ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर रेखा यह अफ्रीका के पश्चिम हिस्से से होकर गुजरता है। अफ्रीका को अनोखा बनाता है, क्योंकि यह वह जगह है जहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर गुयेना की खाड़ी में मिलते हैं। गुयेना की खाड़ी में इक्वेटर विषुवत और जो टाइम लाइन है, जो समय रेखा है, वो दोनों वहाँ पर मिलते हैं। इसको ज़रूर याद रखिएगा। गुयेना की खाड़ी जो अफ्रीका में यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा।
अफ्रीका में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर मिलते हैं? ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो गुयेना की खाड़ी मिलते हैं। गुयेना की खाड़ी में ग्रीनविच मेरिडियन, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश दोनों ही गुयेना की खाड़ी में मिलते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये सब तो आसान सवाल है, आप सभी ने हल किया ही होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। यहाँ पर एटलस का पठार यहीं पर स्थित है, जो अभी भी आपको क्वेश्चंस में आगे दिखेंगे भी। इस सेट में अफ्रीका की नदियाँ, पठार, झील सभी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप अंत तक देखेंगे तभी तो। नाइजीरिया जो है यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का, जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और दुनिया में किसी की आबादी वाकई सबसे तेज़ी गति से बढ़ी है तो जनसंख्या नाइजीरिया की ही बढ़ी है। अल्जीरिया अफ्रीका के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसका विशाल क्षेत्र खासकर सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है, जो इसे सबसे बड़ा एरिया प्रदान करता है। नाइजीरिया जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है, लेकिन क्षेत्रफल में अल्जीरिया के पीछे आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया कहाँ पर है? तो अफ्रीका में यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा। जनसंख्या के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगला सवाल वही है, तो नाइजीरिया इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है? 4 यहाँ पर ऑप्शंस हैं, मॉरिशस, सेशल्स, केप वर्डे, कोमोरोस। 4 में से क्या? आंसर जरूर निकालिएगा सभी सवालों का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेशल्स इसका आंसर हो जाएगा। सेशल्स जो है ये द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है, हिंद महासागर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। सेशल्स अफ्रीका का सबसे छोटा देश है, जो हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप समूह है। अन्य विकल्प जैसे कि मॉरिशस, केप वर्डे भी छोटे द्वीप राष्ट्र हैं, लेकिन सेशल्स से इन सभी का जो एरिया है वो बड़ा है। आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए कि सेशल्स का कैपिटल क्या है, तो आप मुझे ज़रूर ही बताइएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अफ्रीका को यूरोप से कौन सा सागर अलग करता है? बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर अलग करता है। यह उत्तरी अफ्रीका के देश जैसे अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया के तटों के साथ फैला हुआ है, जैसे कि इजिप्ट भी भूमध्य सागर के तट पर स्थित देश है। ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। उत्तरी अफ्रीका कौन सा देश पश्चिमी सहारा तक फैला हुआ है? पश्चिमी सहारा तक पूछा जा रहा है कि पश्चिम सहारा के रीजन में कौन सा इनमें से देश है जो पश्चिम सहारा के रीजन में आता है? मोरक्को, मिस्र, ट्यूनीसिया और लीबिया। मैप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको सारे सवाल सही हो जाएंगे। आगे आएंगे कठिन सवाल। आपको दिख रहा होगा मोरक्को यहाँ पर है, जो स्पेन के साथ में जिब्राल्टर की संधि के द्वारा अलग होता है। उसके पश्चात से मिस्र है, तो मिस्र तो पूर्वी सहारा के एरिया में हो गया। ट्यूनीसिया तो यहाँ पर है, छोटा सा देश। लीबिया भी यहाँ पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोरक्को इसका आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। उत्तरी अफ्रीका में एक ऐसा देश है जो पश्चिमी सहारा तक फैला हुआ है। इसका आंसर ए हो जाएगा। पूर्वोत्तर अफ्रीका को क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर अफ्रीका या अफ्रीका अगर है, इसका इस भाग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अफ्रीका का सींग। अफ्रीका का सींग अर्थात हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको कहा जाता है। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया जैसे देश यहाँ पर शामिल होते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इसका आंसर ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला, साहेल क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो सहारा रेगिस्तान के ठीक नीचे का जो भाग है उसको साहेल का क्षेत्र कहा जाता है, जिस पर आधारित अभी क्वेश्चंस आएंगे। यूपीएससी मेंस में भी पूछा गया है। अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो केनिया इनमें से शामिल नहीं है, बाकी जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया शामिल है। ये कई बार पीवाईक्यू में आपको दिख जाएगा, ये सेम सवाल कई बार पूछा गया है। जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया एंड सोमालिया पूछा जा चुका है। ये चारों देश हैं। जिबूती में बहुत सारे देशों का सैन्य अड्डा भी है, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि चीन, जैसे कि रूस। जिबूती का जो लोकेशन है ना, वो बिल्कुल लाल सागर के मुहाना पर स्थित है। तो इतना इम्पॉर्टेंट इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जिसके कारण से दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं सबने यहाँ पर अपने अपने सैन्य अड्डे बनाए हैं। जैसे कि चीन, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि रूस, सभी ने अपने यहाँ पर सैन्य अड्डे बनाए हैं। एक समय में यूके का भी हुआ करता था, लेकिन भारत का यहाँ पर कोई सैन्य अड्डा फिलहाल में मौजूद नहीं है। भारत ने कोशिश ज़रूर किया था। ये कई सारे सैन्य अड्डों के कारण से इसको भी जाना जाता है जिबूती को। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है इसके लोकेशन के अलावा। पूर्वी अफ्रीका में कौन सा देश लाल सागर के किनारे स्थित है? 4 ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। तंजानिया, एरिट्रिया, केनिया और मोजाम्बिक।
कौन सा ऐसा देश है जो लाल सागर के किनारे स्थित है। इसी प्रकार का एक सवाल पूछा गया था सूडान के बारे में बीपीएससी प्रीलियम में कि सूडान का जो है वो किस सागर के साथ में उसकी तट सीमा लगती है। इस प्रकार का सवाल आपसे फिर से पूछा जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा देश लाल सागर के किनारे पर स्थित है, तो इरिट्रिया इसका आंसर हो जाएगा। इरिट्रिया इसका आंसर हो जाएगा। जो लाल सागर के किनारों पर स्थित है ये अफ्रीका के सींग का हिस्सा है, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। इसके तटीय स्थिति से भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। तंजानिया और मोजाम्बिक हिंद महासागर के किनारे स्थित हैं, जबकि केनिया का तट भी हिंद महासागर से ही लगता है। केनिया का तट भी हिंद महासागर के किनारे ही है। इसको मैं मैप पर आपको दिखाऊंगा भी। मध्य अफ्रीका में कौन सा देश भूमध्य रेखा के सबसे करीब है, तो इसमें से भूमध्य रेखा कांगो गणराज्य हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। चाड जो है ये इक्वेटर के उत्तर में है, इसलिए ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता है। दक्षिण अफ्रीका का कौन सा देश पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के भीतर ही स्थित है। देखिए यहाँ पर 2 बार दक्षिण अफ्रीका है, सॉरी ये भारत का मैप बन जा रहा है बार बार। दक्षिण अफ्रीका एक देश भी है और दक्षिण अफ्रीका ये रीजन भी है, अफ्रीका का दक्षिणतम पोर्शन। एक ऐसा देश है जो अब दक्षिण अफ्रीका देश के बीच में स्थित है। जैसे कि भारत है, भारत के बीच में कोई एक देश होता जिसके चारों तरफ से भारत होता तो उसको हम क्या कहते थे। ये कौन सा देश है, लोसोथो है। लोसोथो है जो दक्षिण अफ्रीका के पेट में स्थित है। जैसे मान लीजिए अगर आज़ादी के पश्चात से ऑपरेशन पोलो नहीं होता और हैदराबाद जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में होता तो वो क्या होता, चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ होता। उसी प्रकार से लोसोथो है। मैं एक बार आपको इसको मैप पर दिखा देता हूँ, देन हम लोग 19 नंबर से कंटिन्यू करें। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा ये साउथ अफ्रीका है, ये साउथ अफ्रीका देश है और ये साउथ अफ्रीकन रीजन है। ये पूरा रीजन को भी साउथ अफ्रीका कहा जाता है और ये साउथ अफ्रीका देश भी है एक, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर लोसोथो है, ये लोसोथो है बीच में, अफ्रीका के चारों तरफ से घिरा हुआ है ये। और यहाँ पर एक स्वाजीलैंड भी आपको दिखेगा, ये भी अफ्रीका के 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ इसके मोजाम्बिक है, ये भी अफ्रीका में ही स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। स्वाजीलैंड है यहाँ पर और यहाँ पर लोसोथो है, लोसोथो है, इसको भी याद रखिएगा। यही वो नामीबिया है जहाँ से हम चीता लाए हैं, नामीबिया यही है। इसके बारे में भी बहुत सारे सवालों का भी हम हल करेंगे। आपने कई सारे जगहों का नाम सुना होगा, जैसे जोहान्सबर्ग का नाम सुना होगा, क्रिकेट के कारण से सुना होगा जोहान्सबर्ग का नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि पश्चिम अफ्रीका का कौन सा देश अटलांटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। सेनेगल, केप वर्डे, गिनी बिसाऊ, सिएरा लियोन। कौन सा देश ऐसा है जो अटलांटिक महासागर में एक आइलैंड है। अब ये सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आसान लग रहा होगा भी आपको। चलिए देखते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केप वर्डे इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर केप वर्डे हो जाएगा। पश्चिम अफ्रीका में अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो अन्य देश जैसे सेनेगल, गिनी बिसाऊ, सिएरा लियोन मुख्य भूमि पर हैं। ये सब के सब लैंड में हैं, अटलांटिक तट के साथ सीमाएं साझा करती हैं, लेकिन ये द्वीपीय राष्ट्र नहीं है। इनमें से केप वर्डे है जो पश्चिम अफ्रीका में अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप है। इसको जरूर याद रखिएगा, द्वीपीय देश है ये। सारे के सारे मैक्सिमम जो देश हैं अफ्रीका के द्वीपीय देश वो हिंद महासागर में स्थित हैं। केप वर्डे एक एक्सेप्शन है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है दक्षिण अफ्रीका पठार किस दिशा में पूर्वी अफ्रीकी पठार से जुड़ा हुआ है। दक्षिण अफ्रीकी पठार पूर्वी अफ्रीकी पठार से कहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व के एरिया में। उत्तर पूर्व के एरिया में ये जुड़ा हुआ है, उत्तर पूर्व के एरिया की ओर ये जुड़ा हुआ है। अगले सवाल पर चलते, इथियोपिया पठार क्या खासियत है भाई इथियोपिया के पठार का। इथियोपिया का जो पठारी भाग है उसकी खासियत क्या है, तो यह ब्लू नाइल नदी का स्रोत है। इट इज़ द सोर्स ऑफ ब्लू नाइल। ब्लू नाइल नदी जो है उसका स्रोत है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इथियोपिया पठारी खासियत यह है कि ताना झील का घर है, ताना झील यहीं पर है जो ब्लू नील नदी का स्रोत है। तांबे के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कटंगा के पठारी एरिया में पाए जाते हैं और यह क्षेत्र अर्ध रेगिस्तान नहीं है, ना ही सबसे निचला एरिया है। इथियोपिया के पठार से ब्लू नाइल नदी निकलती है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। कितने 22 नंबर सवाल है कि कतांगा पठार किसके लिए जाना जाता है। तांगा पठार किसके लिए जाना जाता है ये पूछा गया है आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यह तांबा और यूरेनियम के लिए जाना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कातांगा पठार जो है यह यूरेनियम और तांबा के लिए जाना जाता है। कतांगा का पठार जिसे साबा का पठार भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्या पता यही पूछ ले आपसे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC गणराज्य में स्थित है यह।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और यह कृषि पशुपालन के लिए भी जाना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से खनिजों की अगर हम लोग बात करें तो तांबा और यूरेनियम के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, ग्रेट कारू पठार की विशेषता क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, उसमें से चुनिएगा आंसर को। तो यह ब्लू नील का स्रोत है, यह तांबे के लिए महत्वपूर्ण है, यह सवाना वनस्पति से ढका हुआ है, यह अर्ध रेगिस्तान का क्षेत्र है। तो ग्रेट कारू पठार की विशेषता है कि यह एक अर्ध रेगिस्तान का क्षेत्र है, ग्रेट कारू पठार। और इसको याद रखिएगा, यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो अगर ये अफ्रीका का मैप है तो यहाँ पर आपको एटलस पर्वत दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये भी याद रखना है आपको। कौन कौन से देश हैं? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। भूमध्य सागर के तट के समीप से लगने वाले देशों में यह फैला हुआ है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 25 नंबर, एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, थबाना, लेनेनाइना, माउंट ताहत, मार्गरीटा पीक, जेबेल टुबकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जेबेल टुबकल। जो है यह एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, 4165 मीटर ऊंची है, ये भी याद रखिएगा। अफ्रीका में एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, एटलस पर्वत का विस्तार बहुत बड़ा है और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है जेबेल टुबकन और इसकी ऊंचाई 4165 मीटर है। रूवेनजोरी पर्वत को क्या कहा जाता है? इसको चंद्रमा का पर्वत भी कहा जाता है, माउंटेन ऑफ द मून कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाए। ये कहाँ पर है? तो ये आपको पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में युगांडा, कांगो और लोकतांत्रिक गणराज्य जो है कांगो, DRC है। युगांडा हो गया, फिर कांगो हो गया, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इन देशों में ये आपको दिख सकता है। इसका जो सबसे फेमस नाम है वो माउंटेन ऑफ द मून ही नाम है, ये भी याद रखिएगा। रूवेनजोरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अब इसका सबसे ऊंचा चोटी पूछ लिया गया है आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्गेरीटा पीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आपके पास में ऑक्सफोर्ड का एटलस होगा, उसको उलटिएगा, कोई भी अच्छा एटलस यूज करें, उसको उलटिएगा, उसमें आपको ये सारे पीक दिखेंगे। आप अभी अगर वीडियो देख रहे हैं तो साथ में एटलस लेकर के बैठिए, उसमें मैच करते जाइए, आपको दिखता जाएगा। मार्गेरीटा पीक जो है 5119 मीटर है, रूवेनजोरी की सबसे ऊंची चोटी है यह, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। माउंट एल्गॉन की क्या विशेषता है? तो यह है कि विलुप्त ज्वालामुखी है, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, तिबेस्ती पर्वत मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? तो यह चाड में स्थित है, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ज्वालामुखी मूल के हैं, अर्थात ज्वालामुखी से उत्पन्न है यह, तो ये भी याद रख सकते हैं आप, ज्वालामुखी पर्वत का यह उदाहरण है। अहगर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? माउंट ताहत नाम है इसका। अजीबोगरीब आपको सवाल लग रहे होंगे, लेकिन मैंने कोशिश किया कि अफ्रीका के हर छोटे बड़े फैक्ट से जुड़े हुए सवाल आपको करा दिए जाएं, ताकि आप निश्चिंत हो जाएं कि अगर सवाल आएगा, मैंने शुरुआत में ही बोला कि अगर अफ्रीका सवाल पूछा जाएगा तो इसी से पूछा जाएगा, इसलिए निश्चिंत होकर इसको कीजिए। यहाँ से सवाल पूछेगा तो इससे बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ये माउंटेन कहाँ पर है? अहगर, तो ये आपका अल्जीरिया में पड़ता है, अल्जीरिया, वहीं पर जहाँ पर एटलस पर्वत के क्षेत्र हैं, उन्हीं क्षेत्रों के बीच में ये पाया जाता है। डेकेंसबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डेकेंसबर्ग पर्वत सबसे पहले कहाँ पाया जाता है भाई? तो साउथ अफ्रीका के रीजन में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है थाबान लेनेनाना, ये इसका सबसे ऊंची चोटी है, 3482 मीटर है। डेकेंसबर्ग पर्वत जो है यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में अगर स्पेसिफिक रूप से देखेंगे तो मैंने आपको दिखाया था ना, अफ्रीका के बीच में एक छोटा सा देश लोसोथो, तो वहीं लोसोथो में पाया जाता है। लोसोथो के आसपास के स्पेसिफिक लोकेशन देखेंगे तो लोसोथो और दक्षिण अफ्रीका में इसका विस्तार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। माउंट केनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाटियान है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट केनिया की। केनिया कहाँ पर है? अफ्रीका का मैप बनाएंगे आप तो यहाँ पर आपको पूर्वी तट पर तटीय देश दिखेगा जिसका नाम है केनिया, वहीं पर मोजाम्बिक वगैरह भी देश हैं कई सारे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
किलिमंजारो पर्वत की विशेषता क्या है? तो यह दुनिया का सबसे स्वतंत्र ऊंचा पर्वत है। स्वतंत्र का मतलब क्या है यहाँ पर भाई शब्द? इसका आंसर सी हो जाएगा। स्वतंत्र का मतलब है जैसे एवरेस्ट है, तो हिमालय श्रेणी का यह सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय श्रेणी पर्वतमाला है, उसमें सबसे ऊंची चोटी है। रॉकीज़ है, एंड्रीज है, केटू है, ये सब की श्रेणियां हैं जिसकी वो सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन माउंट किलिमंजारो जो है यह स्वतंत्र है, कोई श्रेणी नहीं है और यह सबसे ऊंची चोटी है और माना जाता है कि यह ज्वालामुखी पर्वत का हिस्सा है। ज्वालामुखी पर्वत है माउंट किलिमंजारो। और किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और यह विषुवत के काफ़ी नज़दीक है। फिर भी यहाँ पर वर्ष भर बर्फ़ पाया जाता है। वर्ष भर आपको बर्फ़ दिख सकता है यहाँ पर, क्योंकि यह इसकी ऊंचाई ही इतनी ज़्यादा है। 5,859 मीटर ऊंचा है यह और यहाँ पर वर्ष भर बर्फ़ पाए जाते हैं। अफ्रीका में विषुवत के करीब में भी बर्फ़ कहीं पर पाए जाते हैं, वो यहीं पर पाए जाते हैं। ऊंचाई के कारण से यहाँ पर बर्फ़ देखने को मिलता है आपको। नमीब रेगिस्तान की क्या खास बनाता है भाई? तो यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है। नमीब रेगिस्तान 55 मिलियन वर्ष पुराना है, दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान। यह दक्षिण अफ्रीका का तटीय मरुस्थल है। नबीब नाम की उत्पत्ति नाम शब्द से हुई है, नामा से, जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ा स्थान। यह रेगिस्तान काफ़ी गर्म और शुष्क है। यह अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट से लगा हुआ 2000 किलोमीटर के रेंज में। अगर अफ्रीका यहाँ पर है तो आपको इस रीजन में ये दिखेगा, अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, दक्षिण अफ्रीका देश नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का दक्षिणी हिस्सा के वेस्टर्न कोस्ट पर आपको दिखेगा मरुस्थल। वैसे भी किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पर ही मरुस्थल होते हैं, किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पर मरुस्थल होते हैं। जैसे भारत के वेस्ट में रन ऑफ कच्छ है, जैसे अफ्रीका के वेस्ट में ये नामीबिया जैसे है, जैसे अमेरिका के वेस्ट में भी डेथ वैली वगैरह जो है वहाँ पर आपको रेगिस्तान देखने को मिलेगा। तो कॉन्टिनेंट के वेस्ट में सामान्यतः मरुस्थल पाए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मरुस्थल वेस्ट में होंगे ही होंगे, नहीं भी होंगे। अगर पाए जाएंगे तो अधिकांश केस में वेस्ट में ही मरुस्थल पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कालाहारी रेगिस्तान कौन सी जनजाति रहती है? कालाहारी में सैन नामक जनजाति रहती है। सैन लोग बुशमैन कालाहारी रेगिस्तानों में रहते हैं। कालाहारी विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल में से एक है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के देशों की सीमा में लगने वाले 9 लाख वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत। अगले सवाल पर चलते हैं कि सेंट हेलेना द्वीप का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो यह गिनी की खाड़ी में एक द्वीप है। इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि यहाँ पर नेपोलियन का निर्वासन रखकर, मतलब नेपोलियन यहीं पर उसको कैद किया गया था। नेपोलियन को निर्वासन का स्थान था यह। सेंट हेलेना वह स्थान है जहाँ नेपोलियन निर्वासित था। सेंट हेलेना ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम पर रखा गया। दक्षिण अटलांटिक महासागर में ज्वालामुखी के माध्यम से विकसित हुआ एक द्वीप है। यह ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र सेंट हेलेना, एसेंस व त्रिस्ताना द कून्हा का एक हिस्सा है। इसकी राजधानी जेम्स टाउन है। अटलांटिक महासागर के दक्षिणतम हिस्सों के आस पड़ोस में आपको दिख जाएगा यह। एक बार देख भी लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, जंजीबार किस देश से संबंधित है? अब ये अफ्रीका अगर है तो अफ्रीका के मेडागास्कर के समीप में आपको जंजीबार दिखेगा। जंजीबार यह एक स्वायत्त क्षेत्र है जहाँ पर IIT मद्रास ने अपना कैंपस खोलने की बात भी की है। तो एक बार वो भी देख लीजिएगा न्यूज़। और यह किस देश से जुड़ा हुआ है? तो तंजानिया का एक स्वायत्त प्रदेश है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। लौंग वगैरह की खेती के लिए भी इसको जाना जाता है। जंजीबार हिंदी में जंगबार पूर्वी अफ्रीका के यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त हिस्सा है। हिंद महासागर में जंजीबार द्वीप समूह शामिल है जो मुख्य भूभाग के तट से 25 से 50 किलोमीटर दूर है। यह कई छोटे द्वीपों, 2 बड़े द्वीपों उंगुजा और पेम्बा से मिलकर बना हुआ है। इन द्वीपों को भी याद रख सकते हैं आप, ये क्योंकि ये एरिया काफ़ी चर्चा में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कांगो नदी की क्या विशेषता है? तो यह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, नाइजर नदी कहाँ बहती है? लाल सागर में। कहाँ अपना मुहाना बनाती है? लाल सागर में, हिंद महासागर में, गुयेना की खाड़ी में, भूमध्य सागर में। कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है नाइजर नदी? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? गुयेना की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा।
जाम्बेजी नदी पर कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो इसी पर बना हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा ये नाम रखा गया विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया लेक। नहीं तो अफ्रीका में कहाँ से विक्टोरिया आ गई भाई? तो औपनिवेशिक लोग जब वहाँ गए, उन्होंने देखा तो उन्होंने बड़े से जलप्रपात का नाम अपने यहाँ के नाम पर रख दिया, विक्टोरिया जलप्रपात। अगर हम वहाँ पर जाते पहले तो हम बोलते गंगा जलप्रपात है इसका नाम भाई। तो इसी तरह से इसका नाम पड़ा। इसको याद रखिएगा, जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर यह जलप्रपात स्थिर है। और जलप्रपात इतना विशाल है कि इसके कारण से उस एरिया में संघनन ज़्यादा होता है और वर्षा ज़्यादा होती है। इतना विशाल है यह, इतना विशाल है यह। ओके, इसकी चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो 1708 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में थोड़ा सा कम इसकी चौड़ाई है। 5604 फीट इसकी चौड़ाई है और 900 मीटर के ऊपर से करीब में गिरती है यह। तो अब खुद ही सोचिए कि कितना अद्भुत नज़ारा होगा वहाँ पर। इसका आंसर डी हो जाएगा। लिम्पोपो नदी की क्या विशेषता है भाई? तो यह मकर रेखा को 2 बार पार करती है, यह इसकी विशेषता है लिम्पोपो की। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण मध्य अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नदी हिंद महासागर में समाप्त होती है। जाम्बेजी नदी के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है जो हिंद महासागर में गिरती है। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी कहकर भी संबोधित किया जाता है। इसका आंसर लिम्पोपो नदी हो जाएगा। ऑरेंज नदी कहाँ से शुरू होती है? तो डेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है। अफ्रीका में यह डेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। विक्टोरिया झील की क्या विशेषता है? दुनिया की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ी झील तो अमेरिका में है, लेक सुपीरियर। इसका आंसर ए हो जाएगा। लेक विक्टोरिया के बारे में बीपीएससी प्रीलिम में पूछा जा चुका है। ये किन किन देशों से लगती है? तो तंजानिया हो गया, तंजानिया के बाद युगांडा एंड केन्या, इन 3 देशों की सीमा पर यह स्थित है। ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। ताना झील कहाँ पर स्थित है? तो इथियोपिया के पठार पर स्थित है। इथियोपिया पठार, यहीं से ब्लू नील नदी निकलती है। चाड झील की क्या विशेषता है बंधुओं? तो यह अंतर्देशीय जल निकासी का एक क्षेत्र है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नासिर झील की क्या विशेषता है? यह ज्वालामुखी मूल की है। यह एक मानव निर्मित झील है। यह हिंद महासागर में बहती है इसकी पानी। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तो 51 का आंसर सभी को पता चल गया। यह एक मानव निर्मित झील है, नासिर झील। नासिर झील आसवान बांध द्वारा निर्मित एक मानव निर्मित झील है। मिस्र और सूडान में यह स्थित है। अल्बर्ट झील की जल निकासी कहाँ होती है? तो सफ़ेद नील में। इसका आंसर बी हो जाएगा, व्हाइट नील नदी में। तांगनिका झील की क्या विशेषता है? तो ये दुनिया के सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लंबाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है तांगनिका झील। और एक झील की खासियत ये है कि लेक बैकाल जो कहाँ पर है बंधुओं? तो यह रूस की दुनिया की सबसे गहरी झील है, लेक बैकाल। लेक बैकाल के पश्चात दुनिया में दूसरी सबसे गहरी झील यही है, तांगनिका ही है। और यह 4 देशों में फैली हुई है। वो 4 देश कौन कौन से हैं? पूर्वी अफ्रीका में है एक। तो 4 देश कौन कौन से हैं? तो बुरुंडी, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य तंजानिया और जाम्बिया। यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जाम्बिया, तंजानिया एवं बुरुंडी, इन देशों में यह फैली हुई है, इन 4 देशों में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मालवी झील की क्या विशेषता है? तो यह जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दुनिया में। इसका आंसर बी हो जाएगा। कीवू झील की क्या विशेषता है? तो यह ज्वालामुखीय गैसों से भरी हुई है यह। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी डीआरसी में ही स्थित है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ही स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। तुर्काना झील की क्या विशेषता है? तो 56 का आंसर क्या होगा? तुर्काना झील ये अफ्रीका के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तुर्काना झील यह अफ्रीका की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तुर्काना झील। इसका आंसर सी हो जाएगा। मुख्य रूप से ये जो तुर्काना झील है ये तो पाया जाता है आपका केनिया में, लेकिन इसका ऊपर का उत्तर का छोटा सा हिस्सा जो है वो तंजानिया को टच होता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी यह मुख्य रूप से केनिया में ही पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। लेक तुर्काना बड़ा ही फेमस है। इसका एक और नाम है, लेक तुर्काना के एक और नाम है रूडोल्फ झील। रूडोल्फ झील भी इसको कहा जाता है। ये इसका आंसर सी हो जाएगा।
न्याका झील की जल निकासी कहाँ होती है? तो जाम्बेजी नदी में। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। एडवर्ड झील की निकासी होती है अल्बर्ट झील में। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर बनाया गया है। अभी मैंने मिस्र और सूडान के बीच में इसके बारे में चर्चा की, नासिर झील की भी बात मैंने बताई है आपको। करीबा बांध किस देश के बीच में है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में करीबा बांध स्थित है, करीबा बांध स्थित है। कैंची बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कैंची बांध जो है यह नाइजर नदी पर बनाया गया है और यूपीएससी और पीसीएस दोनों एग्जामिनेशन में यह पूछा जा चुका है कैंची बांध के बारे में। इसका आंसर बी हो जाएगा। नाइजीरिया में नाइजर नदी पर बनाया गया है इसको। नाइजीरिया कहाँ पर है? तो अफ्रीका का मैप अगर यहाँ ऐसे है तो यहाँ पर आपको नाइजीरिया दिखेगा। एक कोस्टल देश है, समुद्र तट के किनारे बसा हुआ देश है। अफ्रीका की सबसे ज़्यादा आबादी इसी की है। काहोरा बांध बासा बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह मोजाम्बिक में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मोजाम्बिक चैनल है मेडागास्कर के समीप में, मोजाम्बिक चैनल है। यहाँ पर मोजाम्बिक है, यहाँ मेडागास्कर है, तो मोजाम्बिक चैनल है। मोजाम्बिक चैनल है मेडागास्कर और अफ्रीका के मेन लैंड के बीच में मोजाम्बिक चैनल नामक एक पतला संकरा सा इलाका है। काहोरा बसा बांध मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी पर स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले यहाँ पर भीषण चक्रवात के पश्चात से भारतीय नेवी यहाँ पर मदद करने के लिए गई थी। अफ्रीका की जलवायु में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो यहाँ पर ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहीं पर भी नहीं पाई जाती है। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की क्या विशेषता है? तो वे रेत के टीलों से घिरे हुए हैं, वो पूरे महाद्वीप को कवर करते हैं, वे लकड़ी और मोहोगनी जैसे पेड़ों का उत्पादन करते हैं, वे केवल शुष्क मौसम में पाए जाते हैं, तो वे लकड़ी मोहोगनी जैसे पेड़ों का उत्पादन करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है और विषुवतीय प्रकार की जलवायु में ही मोहोगनी जैसे पेड़ उपजते हैं। मोहोगनी, आबनूस, सागौन जैसी लकड़ी जो बहुत ही भारी और बहुत मजबूत होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सवाना के वनों में क्या पाया जाता है? तो मोटी घास और बिखरे हुए पेड़ होते हैं। पेड़ सघन नहीं होंगे, यहाँ पर थिक घास होंगे, घास की बहुत मोटी परत होती है और यहाँ पर स्कैटर्ड ट्रीज, जिसके कारण से खुला मैदान होता है और इस खुले मैदान के कारण से तेज भागने वाले जीव जंतु, शिकार करने वाले जीव जंतु और जाइंट साइज़ के बाघ, ये सब पाए जाते हैं। यहाँ पर अफ्रीकन लायन भी पाए जाते हैं, तरह तरह के तेज़ दौड़ने वाले चीते और अलग अलग जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। साहेल क्षेत्र की जलवायु क्या है? साहेल क्षेत्र के बारे में यूपीएससी प्रीलियम 2023 एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, 2024 में 24 से पूछा गया है। तो अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है। सहारा रेगिस्तान के ठीक नीचे का इलाका जो पट्टी है पूर्व से लेकर पश्चिम तक, इसको साहेल का क्षेत्र कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अफ्रीका में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? तो उत्तरी और दक्षिणी छोर पर पाई जाती भूमध्य सागरीय जलवायु। उत्तरी नॉर्दर्न एंड साउदर्न टिप्स जो है भूमध्य सागरीय जलवायु, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया और दक्षिण केप क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका के समीप में पाया जाता है। या तो सबसे ऊपर पाया जाएगा या तो सबसे नीचे पाया जाएगा, बीच में नहीं पाया जा सकता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल, अफ्रीका में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कांगो बेसिन है। विषुवत के समीप होने के कारण से यहाँ पर खूब वर्षा होती है, अधिक रेनफॉल होता है। अफ्रीका का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो सहारा के रेगिस्तान है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो बना हुआ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो बना हुआ है, तो इसके उत्तरी भाग को कवर करता है सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान इसके उत्तरी भाग को कवर करता है, ये भी याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था। मिस्र से लेकर के मोरक्को तक, मिस्र से लेकर के मोरक्को तक पूरा जो एरिया है ये सहारा रेगिस्तान ही है, जो एक समय में आज से लाखों वर्ष पूर्व बहुत ही घना सा जंगल हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में वह रेगिस्तान है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान के जो निवासी होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी, वो ऊनी वस्त्र पहनते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ऊनी वस्त्र का धारण करते हैं, क्योंकि सहारा रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री होता है तो रात का तापमान माइनस में चला जाता है, क्योंकि रेत जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी ही जल्दी ठंडा होगा। कोई भी वस्तु जितनी ही जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी वो ठंडा हो सकती है। जो चीज़ धीरे धीरे गर्म होगी वो ठंडा भी धीरे धीरे होगी। रेत की प्रकृति यह होती है, बहुत तेज़ी गति से गर्म होती है वो, और बहुत तेज़ी गति से ठंडा भी हो जाती है, जिसके कारण से वहाँ पर दिन में तो गर्मी पड़ता है, रात में अत्यधिक ठंड हो जाती है। सहारा के रेगिस्तानों में, सभी दुनिया के रेगिस्तानों में, अपने राजस्थान के रेगिस्तानों में भी दिन में बहुत तेज़ गर्मी होती, वहीं पर रात में गर्मी नहीं होती है वहाँ पर। इसका आंसर ए हो जाएगा।
अफ्रीका में सवाना क्षेत्र में कौन सा जानवर सबसे आम है? तो वहाँ पर लायन, अफ्रीकी लायन, और ये भारतीय लायन की तुलना में बड़े बड़े और बिग साइज के, जाइंट साइज के दिखते हैं। लायन के गर्दन पर जो आयल बना होता है, बाल जो होते हैं, एक तो मेल लायन में ही होगा, जो शेरनी होती है उनमें नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आयल जो बने होते हैं ये अफ्रीकी जो लायन हैं उनके ज़्यादा घने और ज़्यादा भयानक दिखते हैं भारतीय लायन के तुलना में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ये पूछा जाता है डिफरेंस, इसीलिए बता रहा हूँ। जैसे अफ्रीकी हाथी भारतीय हाथी की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। अफ्रीका में सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर कौन सा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जिसकी जनसंख्या है वो लायन ही है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में अफ्रीका में पाया जाता है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के रीजन में। एशिया में लायन जो है अब केवल भारत में ही बचे हुए हैं, वो भी भारत में भी एक ही राज्य में है, गुजरात के गिर वनों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। अगला सवाल है कि अफ्रीका में कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो यह इथियोपिया के हाईलैंड्स के इलाकों में कॉफ़ी का काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है, बाकी क्षेत्रों में कॉफ़ी का उत्पादन नहीं होगा। साहेल के क्षेत्र में कोको का उत्पादन हो सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला है कोको के बारे में। अफ्रीका में कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो घाना देश है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अफ्रीका में चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो यह केनिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। इनमें से केनिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, इसका आंसर सी हो जाए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला है अफ्रीका में तेल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए तेल यहाँ पर पेट्रोलियम की बात हो रही है, तो ये है आपका सबसे बड़ा, इसमें से नाइजीरिया इसका आंसर हो जाएगा। नाइजीरिया में ONGC वगैरह भी है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अफ्रीका में हीरे का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो बोत्सवाना है, इसका आंसर सी हो जाएगा, बोत्सवाना। अफ्रीका में सोने का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। साउथ अफ्रीका हो जाएगा। जैसे जोहानसबर्ग जो है वो सोने के लिए जाना जाता है। अफ्रीका में तांबे का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो कतांगा का क्षेत्र है, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अफ्रीका में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो नामीबिया है, इसका आंसर बी हो जाएगा, नामीबिया इसका उत्तर हो जाएगा। अफ्रीका में फॉस्फेट का सबसे प्रमुख उत्पादक देश मोरक्को है, ये भी याद रखिएगा, मोरक्को है। मोरक्को का कैपिटल अगर आपको पता हो तो लगे हाथ मुझे बता दीजिएगा ज़रा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? डरबन, मोम्बासा, लागोस, पोर्ट सुडान, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डरबन। दक्षिण अफ्रीका में ये जो बंदरगाह स्थित है डरबन, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। इसको अपने व्यापक व्यापार और बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है। लागोस, मोम्बासा और पोर्ट सुडान भी महत्वपूर्ण है। लागोस कहाँ है? तो नाइजीरिया में है, यह तेल के लिए जाना जाता है इसको। मोम्बासा और पोर्ट सुडान सुडान में है, ये भी फेमस हैं, लेकिन सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो है डरबन, तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला एक सवाल है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये किलिमंजारो ही है। किलिमंजारो तंजानिया में 5895 मीटर ऊंचा अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। माउंट केनिया और माउंट एनलांग छोटे हैं और रुवेनजोरी ज्वालामुखी पर्वत में नहीं आते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किलिमंजारो के बारे में अभी ही बताया है आपको, तंजानिया और केनिया के समीप में यह स्थित है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला एक सवाल है और आज का अंतिम सवाल यही रहेगा कि अफ्रीका संघ का मुख्यालय कहाँ पर? अफ्रीकी संघ का तो अदीस अबाबा में स्थित है, ये ज़रूर याद रखिएगा, अदीस अबाबा में स्थित है। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय अदीस अबाबा इथियोपिया में है। यह अफ्रीका का प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है। अन्य शहर इसका मुख्यालय, और ये सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अफ्रीकी यूनियन को G20 का मेंबर बनाया गया। भारत में जब G20 की बैठक हुई उसी दौरान इसको G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट 100 करीब में MCQ करवाए हैं अफ्रीका से संबंधित, इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर अफ्रीका से जुड़े हुए सवाल आते हैं तो यहीं से पूछे जाएंगे आपसे। इसका मैं आपको प्लेलिस्ट बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट तो बना हुआ है ज्योग्राफी का, इसका PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।